हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। इन्वेस्ट नाउ आपके लिए लेकर आया है ऑप्शन एंड फ्यूचर पर एक बेहतरीन सीरीज। इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल की जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज के पहले वीडियो की, जिसमें कि हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर मार्केट फाइनेंशियल डेरिवेटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डेरिवेटिव एक तरह की प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी होती है, जिसकी कीमत किसी दूसरे प्रोडक्ट से जुड़ी हुई होती है। इस दूसरे प्रोडक्ट को आमतौर पर अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। यह अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे शेयर, बॉन्ड, कमोडिटी या करेंसी। इसका चलन सदियों से है। चाणक्य के जमाने में भी इसका जिक्र मिलता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उस फसल की कीमत की चर्चा की है जो फ्यूचर में कभी कटने वाली है। यह माना जाता है कि कौटिल्य किसानों को यह कीमत फसल कटने के पहले ही दे देते थे। यह फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ढांचे की तरफ इशारा करता है। फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट में जिस तरह की समानताएं होती है, उसे देखते हुए मुझे लगा कि फ्यूचर मार्केट के बारे में बात करने के पहले हम फॉरवर्ड मार्केट को समझें। इससे फ्यूचर मार्केट को समझने के लिए एक मजबूत नींव मिलेगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव का सबसे सीधा और सरल रूप है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पुराना अवतार समझ सकते हैं। हालांकि दोनों में ही एक तरह की लेन देन वाली संरचना है, लेकिन बीते कुछ सालों से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडर के लिए डिफॉल्ट विकल्प बन गया है। मतलब ये उनकी पहली पसंद बन गया है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल अब भी होता है, लेकिन अब केवल कुछ उद्योग या बैंक ही इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल बाजार में काफ़ी जोर शोर से होता है। इस वीडियो में हमारा फोकस ये रहेगा कि आप एक फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन की संरचना यानी स्ट्रक्चर ठीक से समझ जाएं। फॉरवर्ड मार्केट को किसानों के लिए लाया गया था ताकि उनको कीमतों की उठापटक से बचाया जा सके। फॉरवर्ड मार्केट में बायर और सेलर सामान वस्तु के बदले नकद की अदला बदली या लेन देन का एग्रीमेंट करते हैं। यहाँ पर भविष्य में किस तारीख को या किस दिन यह सौदा होगा और किस कीमत पर होगा, इसका एक समझौता पहले से ही हो जाता है। वस्तु सामान की डिलीवरी की डेट एंड टाइम भी तय कर लिया जाता है। यह समझौता या करार या सौदा दो लोगों के बीच आमने सामने होता है और इसमें किसी तीसरी पार्टी का दखल नहीं होता। इसे ओवर द काउंटर समझौता कहते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के सौदे सिर्फ ओटीसी के जरिए होते हैं। अब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक गहना बनाने वाला है एबीसी ज्वेलर, जिसका काम गहने डिजाइन करना और गहने बनाना है। दूसरा XYZ गोल्ड डीलर है, जिसका काम है सोने को आयात करना, यानी विदेशों से सोना मंगाना और घरेलू बाजार में थोक भाव पर ज्वेलर्स को बेचना। अब 10 सितंबर 2024 को एबीसी ज्वेलर और XYZ गोल्ड डीलर के बीच में एक समझौता होता है कि एबीसी अपने काम के लिए XYZ से 3 महीने बाद यानी 10 दिसंबर 2024 को 20 किलो सोना खरीदेगा। इस समझौते में सोने की कीमत तय की जाती है 7300 रुपये प्रति ग्राम, यानी 73 लाख रुपए प्रति किलो। इस समझौते के मुताबिक 10 सितंबर 2024 को एबीसी को XYZ को 14 करोड़ 60 लाख रुपए देने हैं और उसे 20 किलो सोना मिलना है। यह एक बहुत ही सीधा साधा कारोबारी सौदा है और इस तरह के सौदों को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड एग्रीमेंट या समझौता कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह सौदा 10 सितंबर 2024 को हुआ है, जबकि दोनों को नहीं पता है कि 3 महीने बाद सोने की कीमत क्या होगी। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि उन दोनों ने ऐसा क्यों किया। आपको क्या लगता है, एबीसी ने समझौते को क्यों किया? क्योंकि एबीसी को लगता है कि सोने की कीमत 3 महीने बाद बढ़ जाएगी और इसलिए उसके लिए अच्छा होगा अगर वह अभी की कम कीमत पर सोना खरीद ले, यानी एबीसी सोने की कीमत में बढ़ोतरी से बचना चाहता है। किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में खरीदने वाले को बायर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जो कि इस मामले में एबीसी ज्वेलर है। दूसरी तरफ XYZ को लगता है कि सोने की कीमतें अगले 3 महीने में नीचे जाएंगी, इसलिए उसे अगर अभी की कीमत पर सोना बेचने का मौका मिल रहा है तो यह उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वह इस समझौते में बेचने वाला है, इसलिए उसे सेलर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। साफ है कि एबीसी और XYZ दोनों को सोने की भविष्य के बारे में अलग अलग राय है।
और दोनों को लगता है कि ये समझौता उनके लिए फायदेमंद है। सोने की कीमतों को लेकर इन दोनों की अपनी अलग-अलग राय है, लेकिन वास्तव में सिर्फ 3 चीजें हो सकती है। आइए देखते हैं कि क्या-क्या संभावनाएं हैं और इनका क्या असर होगा। पहली संभावना, सोने की कीमत बढ़ जाए। मान लीजिए 10 दिसंबर 2024 को सोने की कीमत 7500 रुपये प्रति ग्राम हो जाती है। इसका मतलब है कि एबीसी ज्वेलर की राय सही निकली। उसने सही समय पर 14 करोड़ 60 लाख रुपए में सोने का सौदा कर लिया, जबकि अगर यही सौदा वह अभी करता तो उसे 15 करोड़ रुपए देने पड़ते। अब उसे सोना पहले से तय कीमत यानी 7300 रुपये प्रति ग्राम पर ही मिल जाएगा। सोने की कीमत में बढ़ोतरी से दोनों पार्टियों पर क्या असर पड़ेगा, देखते हैं। एबीसी ज्वेलर गोल्ड डीलर से 7300 रुपये प्रति ग्राम पर सोना खरीदता है। एबीसी इस सौदे की वजह से 40 लाख रुपए बचाता है। XYZ गोल्ड डीलर, इसे एबीसी को 7300 रुपये प्रति ग्राम पर सोना बेचना होगा, 40 लाख रुपए का नुकसान उठाता है। तो XYZ को अब सोना 7500 रुपये प्रति ग्राम खरीदना पड़ेगा और उसे एबीसी ज्वेलर को 7300 रुपये प्रति ग्राम पर बेचना पड़ेगा। इससे उसको नुकसान होगा। दूसरी संभावना, सोने की कीमत नीचे आ जाती है। मान लीजिए 10 दिसंबर 2024 को सोने की कीमत 7000 रुपये प्रति ग्राम हो जाती है, यानी XYZ गोल्ड डीलर की राय सही निकलती है। जब उसने समझौता किया था तो बात 14 करोड़ 60 लाख रुपए की हुई थी, लेकिन अगर वह यह समझौता आज करता तो उसे 14 करोड़ रुपए ही मिलते। लेकिन एबीसी ज्वेलर को अब 7300 रुपये प्रति ग्राम पर ही सोना खरीदना पड़ेगा। देखते हैं इसका दोनों पार्टियों पर क्या असर पड़ता है। एबीसी ज्वेलर, इसे XYZ गोल्ड डीलर से 7300 रुपये प्रति ग्राम पर सोना खरीदना ही होगा। एबीसी को 60 लाख रुपए का नुकसान होगा। XYZ गोल्ड डीलर, इसे एबीसी को 7300 रुपये प्रति ग्राम पर सोना बेचने का अधिकार है। XYZ को 60 लाख रुपए का मुनाफा होगा। तीसरी संभावना, सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर 10 दिसंबर 2024 को सोने की कीमत वही रहती है जो 10 सितंबर 2024 को थी, तब ना तो एबीसी को कोई फायदा होगा और ना ही XYZ को कोई फायदा होगा। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट की, यानी कि 3 महीने बाद जब दोनों पार्टियां अपना समझौता खत्म करेंगी और सेटलमेंट करेंगी, तो उनके सामने 2 विकल्प होंगे। एक फिजिकल सेटलमेंट यानी भौतिक सेटलमेंट और दूसरा कैश सेटलमेंट। फिजिकल सेटलमेंट होता है, यहाँ खरीदार समझौते के हिसाब से पूरी कीमत अदा करता है और बेचने वाला समझौते के मुताबिक पूरा माल उसे देता है। इसे फिजिकल सेटलमेंट कहते हैं। कैश सेटलमेंट, इस तरह के सेटलमेंट में कोई माल नहीं दिया जाता, यानी डिलीवरी नहीं होती है। इस तरह के सेटलमेंट में बेचने वाला और खरीदने वाला सिर्फ कीमत में आए अंतर के हिसाब से पैसे का लेन देन करते हैं और समझौता पूरा हो जाता है। इस तरह के सेटलमेंट को कैश सेटलमेंट कहते हैं। अब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल रिस्क के बारे में बात करते हैं। अब तक हमने समझौते को देखा, उसकी कीमतों से पार्टियों पर होने वाले असर को देखा, लेकिन हमने अब तक रिस्क के बारे में बात नहीं की। रिस्क केवल कीमतों में होने वाले बदलाव का नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और भी कुछ कमियां होती है जिनको जानना जरूरी है। लिक्विडिटी रिस्क, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी की कमी होती है। डिफॉल्ट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क का मतलब होता है कि दोनों पार्टियों में से कोई भी एक पार्टी समझौता पूरा करने से मना कर देती है। रेगुलेटरी रिस्क, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के समझौते आपस में बैठकर किए जाते हैं। इसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती है, इसलिए इसमें डिफॉल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। नियमों की सख्ती, दोनों पार्टियों ने 10 सितंबर 2024 को सोने की कीमतों पर एक समझौता किया, लेकिन अगर 3 महीने के पहले ही दोनों में से किसी की राय बदल जाए तो क्या होगा? यह समझौता ऐसा होता है कि इसे पहले खत्म नहीं किया जा सकता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लाया गया, जिससे रिस्क को कम किया जा सके।
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ही सुधरा हुआ रूप कहा जा सकता है। इसको इस तरह से बनाया गया है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की खूबियां तो बनी रहे, लेकिन उसकी कमियां दूर हो जाए। मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी आप फायदा कमा सकते हैं। अगर आपकी किसी भी वस्तु की भविष्य की कीमत के बारे में एक ठोस राय है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जल्द ही मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।